हेलो एंड वेलकम टू सिविल कोड आईएएस। दिस इज़ आवर प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज़ और हमने 2023 का पेपर कंप्लीट कर लिया है। आज हम 2024 में 45 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। हमने 44 तक कंप्लीट कर लिया है 2024 में। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सही सुमेलित बताना है। आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेक्टर पूछ रहा है। पहला है ऑप्शन कृषि उत्पाद का भंडारण, क्या ये सेकेंडरी या द्वितीयक सेक्टर में आता है? डेयरी फार्म, क्या ये प्राइमरी सेक्टर में है? खनिज की खोज, क्या ये टर्शियरी सेक्टर में आता है? कपड़ा बुनाई, क्या ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है? तो हम पहले इसमें देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्शियरी सेक्टर क्या है। फिर उसमें देखेंगे कि कौन कौन से एक्टिविटी जो है वो सेक्टर में शामिल है या नहीं है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में जो है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और निष्कर्षण होता है, नेचुरल रिसोर्सेस, यानी हम कह सकते हैं प्रायः कच्चा माल से संबंधित। ठीक, इसमें शामिल क्या होता है? तो जैसे देखिए, अब इसमें शामिल हम बात करते हैं कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी, ये शामिल होते हैं। ठीक है, और इसमें प्राइमरी सेक्टर में जो शामिल होते हैं उन्हें हम रेड कॉलर श्रमिक कौन कहते हैं? कौन सी? तो रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं। अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उसमें वे गतिविधि शामिल होती है जो औद्योगिक गतिविधियों से जुड़ी विनिर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राकृतिक उत्पादों को विभिन्न रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यानी इसमें जो है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है और इसमें जो है प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन किया गया उसका उपयोग करके जो है विनिर्माण प्रक्रियाओं से संबंधित कोई भी कार्य किया जाता है। ठीक, किसी भी दूसरे सामान में परिवर्तन, जैसे मान लेते हैं कि इसमें कुछ कृषि से आलू बनाया गया, प्राथमिक सेक्टर में आलू उपजाया गया, ठीक, पोटैटो। सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या करेंगे? पोटैटो से चिप्स बनाएंगे, पोटैटो चिप्स जो होती है वो बनाएंगे। टर्शियरी सेक्टर में क्या करेंगे? इसमें सेवा क्षेत्र शामिल होता है, यानी टर्शियरी क्षेत्र में हम इसे सेवा के माध्यम से सप्लाई करके कहीं और भेजना या फिर उसको सेल करना, सर्व करना, ये सब हो गया। तो वही कह रहा है कि प्राकृतिक उत्पादों को विभिन्न रूपों में परिवर्तित करना शामिल है कि हम आलू से चिप्स बना दिए। द्वितीय गति में लगे लोगों को जो है ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है, और फर्स्ट में जो है प्राइमरी सेक्टर में रेड कॉलर और सेकेंडरी सेक्टर में ब्लू कॉलर श्रमिक। जैसे इसमें बर्तन बनाने वाली छोटी कार्यशालाएँ, कारीगर उत्पादन, कपड़ा उत्पादन करने वाली मिलें, इस्पात, रसायन, प्लास्टिक, कार बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी वैश्विक गतिविधि जो विनिर्माण कार्यों में शामिल हो। ठीक, तृतीयक क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो इसमें जो है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास को समर्थन और सुविधा प्रदान करते हैं, यानी ये सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र मतलब सर्विस, अर्थात यहाँ प्रोडक्शन तो हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी में, पर उसको सेल करना, उसको फिर कहीं पहुँचाना, भंडारण करना, ये सब क्या हो गया? तो वो टर्शियरी सेक्टर में हो गया। चूँकि ये गतिविधियाँ जो है टर्शियरी सेक्टर में भौतिक वस्तुओं के बजाय सेवाएं प्रदान करती है, इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। जैसे में ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, संचार सेवाएं, प्रशासनिक सेवा, भंडारण जैसे कृषि उत्पाद का भंडारण भी इत्यादि। इस क्षेत्र की नौकरी को जो है हम क्या कहते हैं? तो वाइट कॉलर। तो प्राइमरी सेक्टर की नौकरी जो उसमें जो कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं रेड कॉलर, जो सेकेंडरी सेक्टर में कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं ब्लू कॉलर श्रमिक, और जो टर्शियरी सेक्टर में काम करते हैं उन्हें वाइट कॉलर नौकरी या वाइट कॉलर श्रमिक कहते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर, तो कृषि उत्पाद का भंडारण, तो इसमें भंडारण नहीं होता है। अगर कृषि उत्पाद का निर्माण कहता है तो वो प्राथमिक सेक्टर में होता है, पर यह भंडारण कह रहे हैं तो द्वितीयक सेक्टर नहीं बल्कि ये तृतीयक सेक्टर होगा। ठीक, डेयरी फार्म तो हमने देखा ये प्राथमिक सेक्टर में होता है, तो ये सही है। तीसरा है खनिज की खोज, तृतीयक सेक्टर में। तो खनिज की यहाँ खोज का मतलब आविष्कार नहीं है, खनिज की खोज का मतलब है निष्कर्षण। खनिज की खोज का क्या मतलब है? निष्कर्षण। ठीक, यानी उसकी खनन करना, खुदान करना, तो ये जो है तृतीयक सेक्टर में नहीं होगा। अगर कपड़ा बुनाई, ये विनिर्माण से रिलेटेड है कि कपड़ा का उसमें मशीन के माध्यम से काम किया जा रहा है, तो ये किस में है? तो सेकेंडरी सेक्टर में होगा। तो हमारा 2 और 4 सही है, केवल 2 सही है। ठीक, इस तरीके की क्वेश्चन में हम एग्जामिनेशन हॉल में क्या करें कि जैसे अगर ये है खनिज की खोज, अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो कि तृतीयक में है, इसकी एक बार इंग्लिश देख ले। वहाँ इन्वेंट्री नहीं दिया होगा, वहाँ दिया हुआ रहता है एक्सट्रैक्शन यानी निष्कर्षण। ठीक है, और भंडारण तो सेवा से रिलेटेड द्वितीयक सेक्टर में नहीं होगा, ध्यान रखें। तो
सेक्टर जितने भी है वो पढ़ के जाए, अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ के जाए कि कौन कौन सा सेक्टर में कौन कौन शामिल होता है, और थोड़ी वो कॉमन सेंस लगा के जाए वो सेक्टर में कि प्राथमिक सेक्टर में उत्पादन होता है, प्राथमिक संसाधनों का उत्पादन होता है। कहने का मतलब पहली बार प्राइमरी सेक्टर में उत्पादन हुआ, उसके बाद जो हुआ सेकेंडरी सेक्टर में, तब ये पदार्थ गया तो वहाँ विनिर्माण हुआ, उसके बाद उसका सेवा हुआ, परिवहन हुआ, उसको कुछ कहीं सप्लाई किया गया, सेल किया गया, तो ये सब सेवा क्षेत्र में आ गया, यानी टर्शियरी क्षेत्र में आ गया। तो पहली बार यदि कोई पदार्थ का निर्माण हो रहा है, कोई प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में होगा, उसके बाद फिर सेकेंडरी सेक्टर में उसका विनिर्माण होगा, फिर उसके बाद टर्शियरी सेक्टर में जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ध्यान रखें। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। ठीक, अब कह रहा है उपयुक्त में से किसका उपयोग संधारणीय विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है। अर्थात इसका क्या मतलब है कि संधारणीय विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए। ठीक, तो संधारणीय विमानन ईंधन के यानी कोई ऐसा फ्यूल बनाना जो विमानन ईंधन में तो हो पर वो लॉन्ग टाइम वाला हो, ठीक, उससे कार्बन का उत्सर्जन नहीं हो, तो उसको बनाने के लिए फीड स्टॉक का मतलब हो गया कच्चा माल, समझ लीजिए। तो कौन सा ऐसा कच्चा माल है जो संधारणीय विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कृषि अवशिष्ट। क्या कृषि अवशिष्ट से हम कुछ ऐसा ईंधन वो निर्माण कर सकते हैं, जैसे इथेनॉल बनाते हैं, तो इथेनॉल बनाने के लिए क्या हमें मक्का चाहिए या फिर गन्ने। फिर कह रहा है मक्का के दाने, अपशिष्ट जल शोधक अपवंक, ठीक, कास्ट मिल अपशिष्ट। तो हम देखते हैं पहले संधारणीय विमानन ईंधन क्या है। तो सतत विमानन ईंधन यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, परिभाषा क्या है, तो नवीकरणीय या अपशिष्ट संसाधनों, नवीकरणीय या अपशिष्ट संसाधनों से प्राप्त ईंधन जिसका उपयोग विमानों को बिजली प्रदान करने के लिए किया जाता है। वैसा बना ईंधन जिसका उपयोग जो है विमानों को बिजली प्रदान करने के लिए किया जाता है, और वो ईंधन क्या होना चाहिए, या तो नवीकरणीय या अपशिष्ट संसाधनों से प्राप्त होना चाहिए। पर्यावरणीय लाभ क्या है, तो वही बात हो गया कि कार्बन उत्सर्जन में 80% यानी बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करता है, इसीलिए वो सतत विमानन ईंधन या संधारणीय विमानन ईंधन की बात कर रहे हैं। स्रोत इसकी देखें तो बायोमास जैसे शैवाल, कृषि अवशेष, अपशिष्ट तेल और वसा जैसे प्रयुक्त खाना पकाने का तेल, औद्योगिक अपशिष्ट और गैर जीवाश्म CO2। लाभ की बात करें तो वही मौजूदा विमान और बुनियादी ढांचे के साथ संगत होगा और कार्बन फुटप्रिंट वगैरह में कमी आएगी। तो हमने देखा तो कृषि अवशिष्ट का प्रयोग हो सकता है, मक्का के दाने का भी प्रयोग हो सकता है, अवशिष्ट जल शोधन अपवंक का भी प्रयोग हो सकता है। यानी अपवंक का क्या मतलब है कि देखिए, अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से पानी आ रहा है, फिल्टर हो रहा है, ठीक, तो पानी तो फिल्टर हो गया, पर यहाँ जो कुछ पदार्थ बच गया उससे जो है फ्यूल बनाने के लिए वो काम आता है कच्चे पदार्थ के तौर पे वो। और कास्ट मिल अपशिष्ट, अब जैसे लकड़ी के जो है अवशिष्ट बच जाते हैं, अब जैसे कि मान लेते हैं मिल में जो है लकड़ी की कटाई वो चिराई होती है, तो उसमें जो छोटे 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 टुकड़े बढ़ जाते हैं या फिर भूसी बढ़ जाती है, उसी को हम कास्ट मिल अपशिष्ट कहते हैं। कास्ट मतलब लकड़ी और मिल में होता है, और अपशिष्ट मतलब जो बचा हुआ पदार्थ है। और यदि हम वही अपशिष्ट जल शोधक अपवंक की बात करें तो यही जब गंदे पानी यानी स्वेज या वेस्ट वाटर को शुद्ध किया जाता है तो उसके नीचे बैठने वाला ठोस गाढ़ा पदार्थ जिसमें मिट्टी, जैविक पदार्थ, बैक्टीरिया, भारी धातु आदि होते हैं, वे अपवंक कहलाते हैं। उनका भी उपयोग जो है वो संधारणीय विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक यानी कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन में ना प्रायः सही होता है। क्यों, आप ध्यान रखें प्रायः क्यों सही होता है, क्योंकि ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ईंधन बनाने के लिए ऐसे ही हमेशा अपशिष्ट पदार्थों का ही उपयोग होता है, तो अपशिष्ट में तो ये भी इसमें भी होगा, इसमें भी हो सकता है, अपशिष्ट ये भी हो गया, अपशिष्ट ये भी हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें ताकि इससे रिलेटेड अब अगली बार कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड, यही नहीं तो अपशिष्ट जैसे ही आप आए तो ये समझे कि आप व्यापक कॉन्सेप्ट है, उसमें प्रायः सभी सही होते हैं। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 सभी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो अब कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है कि वस्तु जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कोई भी वस्तु, जैसे एक होते हैं मूर्त, हम दो प्रकार के मान सकते हैं इसमें, मूर्त और अमूर्त। ठीक, मूर्त में क्या होता है, जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी भौतिक। और अमूर्त में जिनको हम टच नहीं कर सकते वो अमूर्त हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था उसमें क्या, इन्वेंटरी यानी माल सूची। तो माल सूची क्या था उस टाइम, तो उस टाइम वो भौतिक था। फिर ईमेल लिस्ट पढ़ा था जो वो अमूर्त था। तो उसी तरीके से अब मूर्त में भी दो प्रकार के होता है, एक होता है कार्यशील
और एक होता है स्थिर। ठीक, कार्यशील मतलब डे बाय डे जिनका यूज किया जाए, यानी बार बार उनको खरीद करके यूज किया जाए। स्थिर मतलब एक बार खरीद लिए और वो बार बार मतलब नहीं खरीदना पड़ा है, लगातार कुछ टाइम तक चल रहा है। ठीक है, तो वो होता है। देखते हैं इसके बारे में भी। तो ये है वस्तु और कौन सी श्रेणी में शामिल है। किसान का हल क्या कार्यशील पूंजी है? कंप्यूटर क्या स्थिर पूंजी है? बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत स्थिर पूंजी या कार्यशील? पेट्रोल कार्यशील या स्थिर? अब सही सुमेलित करना है। तो हमने वही बात किया ना कि स्थिर पूंजी क्या है, तो जिसको एक बार खरीद कर बार बार यूज किया जा सके वो स्थिर है, जल्दी टूटता फूटता नहीं है, हमेशा परमानेंट कुछ टाइम तक बना रहता है। कार्यशील पूंजी जिसको एक बार ही यूज किया जा सकता है, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, वो कार्यशील मतलब बार बार काम करना पड़ेगा उसका। तो अब डिटेल्ड में देखते हैं क्या है। स्थिर पूंजी वह पूंजी है जो लंबे समय तक बार बार उपयोग की जाती है और उत्पादन में सीधे खत्म नहीं होती। मतलब यह लंबी अवधि की संपत्ति है, कई सालों तक एक ही मशीन, इमारत, उपकरण का उपयोग किया जा सकता है, हर दिन, हर महीने, हर साल उपयोग हो सकता है, हर बार उपयोग करने पर यह जल्दी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें तो मशीन कई साल तक चलेगी, क्या है ये? स्थिर पूंजी है। फैक्ट्री बिल्डिंग 25 से 30 साल तक स्थिर पूंजी है। कंप्यूटर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, वाहन हो गया, कई वर्षों तक, ये भी स्थिर पूंजी हो गई। पंखा, एसी, फर्नीचर लॉन्ग टर्म तक रहती है वो, तो ये भी स्थिर पूंजी हो गई। यदि बात करें कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल की बात करें तो कार्यशील पूंजी वह धन है जो रोजमर्रा के खर्चों और उत्पादन के दैनिक कामों में लगता है। ठीक, यानी रोजमर्रा के खर्चों और उत्पादन के दैनिक कामों में लगता है, जैसे मजदूरी, कच्चा माल हो गया, बिजली पानी हो गया, परिवहन, ये सभी क्या है? ये डेली काम होता है इसका। फैक्ट्री चलते रहे, दुकान चलती रहे, इसके लिए दैनिक पैसा चाहिए, तो दैनिक पैसा क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल। ठीक, अब कार्यशील पूंजी की एग्जांपल की बात करें तो कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स, अधूरा माल यानी वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है, तैयार माल, फिनिश्ड गुड्स, मजदूरी यानी वेजेस या सैलरी, बिजली, पानी, ईंधन, परिवहन, किराया, पैकिंग सामग्री, व्यापारी की देनदारियाँ, ये सब क्या है? कार्यशील पूंजी है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, स्थिर मतलब जो होता है फिक्स्ड कैपिटल, यानी वो लंबे टाइम तक रहता है, और वर्किंग यानी कार्यशील पूंजी जो है वो डे बाय डे में यूज होते रहता है। वो मीन्स इसको खरीदे, ख़त्म हो गया, फिर यूज करने के लिए फिर दोबारा उसको खरीदना पड़ेगा या फिर दोबारा प्रोसेस करनी पड़ेगी, जबकि इसको एक बार खरीद लिए तो लंबे टाइम तक चल रहा है वो। तो अब आप खुद बताओ कि क्या किसान का हल जो है वो कार्यशील पूंजी है? मतलब हर बार हल जोतने के लिए क्या हल खरीदना पड़ता है? हर बार क्या खेत जोतने के लिए हल खरीदना पड़ेगा? तो बिल्कुल भी नहीं, वो एक बार खरीद लिए और वो उससे जोतते रहेंगे, तो ये गलत है। कंप्यूटर की बात करें तो स्थिर पूंजी है बिल्कुल, क्योंकि हर काम के लिए हर बार कंप्यूटर तो खरीदना नहीं पड़ता, तो ये सही है, ये गलत हो गया। किसान का हल हमारा क्या हो जाएगा? ये भी स्थिर पूंजी ही हो जाएगा। बुनकर द्वारा प्रयोग किया गया जाने वाला सूत, तो आप बताइए क्या सूत हर बार मतलब एक बार खरीद करके बार बार उसे जो बनाना है वो बनाते रहेंगे, या फिर एक बार बना दिए तो वो ख़त्म हो जाता है, तब वो ख़त्म हो जाता है? ये स्थिर पूंजी नहीं, बल्कि वो कार्यशील है। पेट्रोल डे बाय डे यूज होता है, कार्यशील पूंजी यानी एक बार में वो ख़त्म हो गया। तो हमारा आंसर है 2 और 4 केवल 2। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या वाक्यांश का उपयोग जो है 3D आभासी यानी वर्चुअल दुनिया के एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ता द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है, यानी एक ऐसी आभासी दुनिया, 3D आभासी दुनिया जो एक इंटर ऑपरेबल, जो बहुत सारे कनेक्टेड रहते हैं उसमें, ठीक, ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा जो है एक साथ एक्सेस किया जा सकता है और आभासी वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, उसको द्योतित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जाता है। ऐसा लग रहा है ये सी सेट का क्वेश्चन है। इंटर ऑपरेबल का मतलब होता है वही कई प्लेटफॉर्म आपस में जुड़े होते हैं। तो अब कह रहा है बिग डेटा एनालिसिस। तो बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होती है? आप साइंस टेक में पढ़ोगे। बिग डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है डेटा की मात्रा, यानी बहुत सारे जगहों से डेटा आ रहा है तो उसको एक साथ वो स्टोर करता है। वो इंटरऑपरेबल नेटवर्क जिसमें प्रयोक्ता नहीं होता है, कोई 10, 12, 50 लाख, कोई 100 ऐसे यूज़ नहीं करते कि एक साथ लोग आकर के, ये पबजी फ्री फायर जैसा नहीं होता है वो। क्रिप्टोग्राफी देखें तो ये भी ब्लॉकचेन पे आधारित होता है कि वो इनक्रिप्ट करने के लिए होता है, इस तरीके की ये ब्लॉक में कोई खाता बही का वो लेन देन का शामिल हुआ, फिर उसके बाद लेन देन का रजिस्टर इसमें हुआ, फिर उसके बाद इसमें आगे बढ़ते चला जाएगा वो क्रिप्टोग्राफी। तो ये ब्लॉकचेन यही होती है कि एक चेन ये हो गया, फिर दूसरे चेन, फिर तीसरे चेन, तो ऐसे करके ये एक ब्लॉक बनते गया, ब्लॉक बनते बनते एक चैन के रूप में हो जाता है। ठीक, मेटावर्स। तो मेटावर्स ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिल करके, जुड़ करके 3D दुनिया में और अपने संपत्ति का अधिकार भी करते हैं और लाखों लोग जुड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वर्चुअल मैट्रिक्स ये अलग होती है। ठीक,
ये है मेटावर्स का एग्जाम्पल। जैसे एक मान लेते ये 3D है, आभासी दुनिया है जहाँ कोई भी रियल नहीं है, लेकिन देखो ये लोग है, ये कुछ लोग आ गए, ये यहाँ बिल्डिंग हो जाएगी, फिर ये आ गए, मतलब ये एक ऐसी आभासी दुनिया है जो आप जो चाहो उस आभासी दुनिया में वो पा सकते हो। तो अब हम इन चारों की थोड़ी बिग डेटा एनालिटिक्स, क्रिप्टोग्राफी, मेटावर्स और वर्चुअल मैट्रिक्स, इन चारों के डिटेल्स देखते हैं, ताकि इससे रिलेटेड ये साइंस टेक के बार बार कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। ठीक, बिग डेटा एनालिटिक्स बहुत बड़े, जटिल और तेज़ी से बदलते डेटा का कंप्यूटर और उन्नत तकनीकों की मदद से विश्लेषण करना, ताकि उपयोगी ज्ञान पैटर्न निर्णय निकाला जा सके। तो ये अब जैसे देखते हैं कि इसका एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं एक शहर में 10 लाख CCTV कैमरे लगे हैं, हर सेकंड में लाखों वीडियो का डेटा है। अब यह सब बिग डेटा है। ठीक, अब अगर हम इसमें निकालें तो जैसे अब कहीं अपराध यहाँ हुआ, कहीं कोई कुछ काम यहाँ हुआ, कहीं कुछ काम यहाँ हुआ, कहीं कुछ काम, तो ये सब एक जगह आकर के ही यहाँ एनालिसिस किया जा रहा है। तो वही बिग डेटा कि एक शहर में लाखों डेटा है अलग अलग CCTV का, कहीं कोई वो ट्रांसपोर्टेशन का है, कोई ट्रैफिक का है, कहीं चोरी हुआ, कुछ हुआ, कहीं मॉल का है, पर सबको एक जगह आकर के वो चेक किया जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है, तो वही बिग डेटा होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वॉल्यूम का यहाँ हो गया, विजुअलाइजेशन का, क्लाउड टेक्नोलॉजी, नेटवर्क का, कलेक्शन का, स्टोरेज का, रिसर्च का, ये सब अलग अलग है, पर ये एक बिग डेटा ऐसा सेंटर है जहाँ यह एनालिसिस हो रही है वो। ठीक, ये वर्चुअल होती है। वर्चुअल मैट्रिक्स की बात करें तो आप याद करो जूम ऐप पे कभी न कभी आप सभी 4, 5, 10 लोग जुड़े होंगे कि हाँ वो कुछ काम करना हो। तो देखिए, वर्चुअल मैट्रिक्स एक डिजिटल आभासी ढांचा है जिसमें कई लोग, संसाधन, डेटा या सिस्टम आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन वे एक ही जगह पर मौजूद नहीं होते। ठीक, वे अलग अलग जगह पर मौजूद होते हैं। असली मैट्रिक्स नहीं होता है, बल्कि डिजिटल तरीके से सब कनेक्टेड होते हैं, जैसे एक आभासी जाल हो गया। एग्जाम्पल की बात करें तो वर्क फ्रॉम होम टीम, अब जैसे जूम पे ही देखें कि 10 लोग अलग अलग शहरों में है, लेकिन एक डिजिटल ढांचे जैसे जूम हो गया, क्लाउड सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं, यही वर्चुअल मैट्रिक्स है। जबकि मेटावर्स क्या है, वो एक 3D आभासी है जिसमें लाखों लोग प्रयोक्ता उसको यूज करते हैं। ठीक, उसमें रियल में जुड़े नहीं रहते हैं वो। ऑनलाइन गेम की बात करें तो वर्चुअल मैप या ग्रिड, सभी खिलाड़ी एक ही गेम में है, पर असल में अलग अलग जगह, यह भी वर्चुअल मैट्रिक्स है। यानी गेम की बात करें जैसे PUBG, फ्री फायर वगैरह हो गया। डिजिटल नेटवर्क की बात करें, डेटा नेटवर्क, कई सर्वर, कई कंप्यूटर एक साथ जुड़े होते हैं, वर्चुअल मैट्रिक्स सिस्टम कहलाते हैं। अब देखते हैं मेटावर्स की बात करें तो आप मेटावर्स की बस इमेज ध्यान रखें, ऐसी 3D आभासी दुनिया जहां लाखों लोग एक ही समय में प्रवेश कर सकें। मीन्स क्या हुआ कि ये एक डिजिटल क्षेत्र है और यहाँ बस आभासी तरीके से, कोई रियल में है नहीं, तो प्रवेश कर सके, घूम सके, खेल सके, खरीद फरोख्त कर सके, जहाँ वे वर्चुअल वस्तु हो, यानी जो रियल में है ही नहीं, डिजिटल सामान पर मालिकाना हक भी रख सके, उसे कहते हैं मेटावर्स। अगर इसकी मुख्य टेक्निक की बात करें तो वर्चुअल रियलिटी, यानी हेडसेट पहनकर 3D दुनिया में इंटर कर जाना, वही ये कान में हेडसेट देता है वो पहनकर। आर्गुमेंट रियलिटी, AR, यानी असली दुनिया प्लस डिजिटल चीज़ें, असली दुनिया है प्लस कुछ उसमें डिजिटल चीज़ें शामिल कर देना। ब्लॉकचेन, यानी डिजिटल प्रॉपर्टी ओनरशिप। फिर NFT, नॉन फंजिबल टोकन, ये सब इसका एग्जाम्पल है, इसमें ये तकनीकें शामिल हो सकते हैं, इतनी ब्रॉड है ये मेटावर्स। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल वर्ल्ड को स्मार्ट बनाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत बड़ी कंप्यूटिंग पावर है। 5G, हाई स्पीड इंटरनेट। अब बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी की। तो क्रिप्टोग्राफी वह तकनीक है जिसमें जानकारी को इस तरह बदल दिया जाता है कि उसे सिर्फ वही व्यक्ति पढ़ सके जिसके पास सही कुंजी है। ठीक है, संदेश कोड में बदल दिया जाता है, कोई बीच में नहीं पढ़ पाता है, सही की जिस वाला ही व्यक्ति इसे असली रूप में बदल सकता है और पढ़ पाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लेते हैं कि एक मैसेज आया कि मीट मी एट 5 PM, क्रिप्टोग्राफी से बदलेगी ये कोड में। अब ये कोड बीच वाला कैसे पढ़ेगा, फिर अगर आपके पास जाएगा, आपके पास कुछ की होगा, फिर की से ये इसी फॉर्म में चेंज होगा तो आप पढ़ पाओगे। क्रिप्टोग्राफी जरूरी क्यों है, तो ये सभी हम जानते हैं कि संदेश को गुप्त रखना, सुरक्षा, डेटा चोरी रोकने के लिए, बैंकिंग सुरक्षा के लिए, जैसे ATM, UPI, नेट बैंकिंग, व्हाट्सअप, end-to-end एन्क्रिप्शन, सैन्य संचार, ये सब हो गया। ठीक, कैसे काम करता है, तो एन्क्रिप्शन यानी संदेश कोड में बदलना, और फिर एक होता है डिक्रिप्शन, यानी कोड असली संदेश में बदलना। ठीक है, तो पहले कोड से संदेश में, फिर संदेश से कोड में बदल दिया, तो एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा C, मेटावर्स। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन था क्योंकि इतने ब्रॉड लेवल की कॉन्सेप्ट हम पढ़े हुए रहते साइंस टेक में कि मेटावर्स ही होता वो। अब 49 का नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियमों या नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब सही पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा मेन कीवर्ड है कि विदेशी बैंक के बारे में पूछ रहा है।
पहला है, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों यानी बैंकिंग सब्सिडियरियों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब हो गया कि मान लेते हैं कि कोई विदेशी बैंक है जो अमेरिका में स्थापित है, यूएसए, उसकी कोई सहायक, ठीक, उसकी कोई ब्रांच जो है वो इंडिया में स्थापित होना है, तब उसके लिए क्या कह रहा है कि उसके लिए भारत में स्थापित होने के लिए वो सहायक जो बैंक है उसके पास कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं है कि बिना न्यूनतम पूंजी के भी वो इंडिया में स्थापित कर सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है? ये कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी सहायक बैंक हो जो फॉरेनर, वो भी फॉरेनर बैंक हो और इंडिया में स्थापित होना करना चाहता हो ब्रांच, और उसके पास पूंजी ना हो, तो फिर वो स्थापित क्यों करेगा? कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है भाई। तो ये तो सीधा कॉमन सेंस से हम गलत कर सकते हैं। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों यानी जो सहायक बैंक आता है बैंकिंग सब्सिडियरी के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय होने चाहिए। अब मान लेते हैं कि ये यूएसए का बैंक है, उसकी ब्रांच इंडिया में स्थापित हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है अगर इंडिया में स्थापित हो रहा है तो उसके मेंबर में कुछ ना कुछ तो भारतीय होंगे, तो ये 50% भारतीय नागरिक होंगे। ये सही है। बाकी हम इसकी देखते हैं विदेशी बैंक के बारे में कि क्या मामला है विदेशी बैंक का। तो विदेशी बैंक वह बैंक है जिसकी स्थापना जो है किसी दूसरे देश में हुई हो, लेकिन वह भारत में शाखा या सहायक कंपनी के रूप में बैंकिंग सेवाएं देता हो, ठीक, ब्रांच के रूप में। मीन्स जिस बैंक का मुख्यालय विदेश में हो लेकिन वह भारत में भी काम करे, वही विदेशी बैंक है। एग्जाम्पल के लिए HSBC यूके का है, सिटी बैंक यूएसए का, स्टैंडर्ड चार्टर्ड यूके का, फिर उसके पता नहीं ये क्या नाम है, ड्यूट्से बैंक जो जर्मनी का है ये, ठीक। अब अगर आरबीआई के कुछ नियम देखें जो फॉरेन बैंक से रिलेटेड है, तो न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए? WOS का मतलब होता है होली ऑन्ड सब्सिडियरी यानी पूर्ण स्वामित्व वाली, तो 500 करोड़ न्यूनतम पूंजी अनिवार्य तो होना ही चाहिए। कितने? 500 करोड़। ध्यान रखिए कोई विदेशी बैंक का अगर उसकी सहायक बैंक आती है या सहायक कंपनी तो 500 करोड़ मिनिमम है। बोर्ड संरचना की बात करें तो कम से कम 50% सदस्य भारतीय होने चाहिए। यदि अगर 4 है तो उसमें से 2 भारतीय होने चाहिए, अगर 6 सदस्य है तो उसमें से 3 भारतीय होने चाहिए। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण PSL यानी विदेशी बैंकों पर भी लागू होता है। PSL हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है कि प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग में कृषि, MSME, शिक्षा ऋण ये सभी शामिल होता है। इसमें जो है अगर मान लेते हैं वो बैंक 100% लोन देता है तो उस लोन का विदेशी बैंकों के लिए 40% तो उसका फिक्स है कि वो ग्रामीण वो इस सभी क्षेत्रों में देगा, यानी कृषि, MSME, शिक्षा। तो अब ये जो PSL का कोटा है 40% हो गया, 75% हो गया, तो फॉरेन बैंक के लिए अलग है और घरेलू बैंकों के लिए अलग है। तो फॉरेन बैंक के सब्सिडियरी बैंक के लिए कितना है? तो PSL 40% कोटा है। शाखा विस्तार की बात करें तो वो अगर RBI की अनुमति अनिवार्य है तभी वह शाखा विस्तार कर सकता है, ठीक। यदि भारत में विदेशी बैंक कैसे काम करते वो बात करें तो RBI विदेशी बैंकों को 2 तरीक़ों से काम करने की अनुमति देता है। पहला, ब्रांच मोड यानी शाखा के रूप में। विदेशी बैंक सीधे भारत में शाखा खोलता है, पूरा नियंत्रण मुख्यालय के पास होता है और कम नियामकीय स्वतंत्रता होता है। यानी कहने का मतलब नियामकीय ज़्यादा वो उसके मुख्यालय के पास होता है जो मेन बैंक है उसके पास। अगर होली ऑन सब्सिडियरी की बात करें तो विदेशी बैंक भारत में एक अलग कंपनी बनाता है, ठीक। भारतीय कानून के तहत पंजीकृत होगा। RBI द्वारा अधिक पसंद किया गया मॉडल है क्योंकि इसका विनियामक कौन है? तो RBI हो जाता है, यहाँ पे उसको नियमन प्रदान करता है। तो अब बात करें तो वही कि कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अब कोई भी बैंक आएगा तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि बिना पूंजी, बिना न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता क्यों बैंक खोल देगा। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए। तो केवल 2 आंसर B, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर इसके बाद सही कौन सा है, ठीक। CSR नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। यानी इस कथन का क्या मतलब? इसका मतलब है कि CSR क्या होता है? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक उत्तरदायित्व। किसी कंपनी का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है कि वो अब कोई काम कर रहा है तो उसके कुछ अपने पेमेंट का कुछ हिस्सा जो है 2%, 3% लाभ का, वो एक टाइम लिमिट रहता है, उसके बारे में आगे देखेंगे, उसका वो कहीं अच्छे क्षेत्र में खर्च करे, जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए, समाज कल्याण के लिए। तो कह रहा है कि अगर मान लेते हैं वो 2 या 3% पैसा खर्च करना है, वो अगर अपने कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए खर्च कर दे तो क्या ये CSR नहीं माना जाएगा? तो बिल्कुल सही है। अब खर्च करना है कहीं और अपने कर्मचारियों पे ही खर्च कर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भी एक तो सामाजिक उत्तरदायित्व है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये नहीं होगा। वो कहाँ से समाज कल्याण हो जाएगा?
दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि CSR नियम जो है CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करता है। यानी इसका मतलब है CSR नियम यह नहीं बताते कि कंपनी को CSR गतिविधियों पर कम से कम कितनी राशि खर्च करनी पड़ेगी। यानी CSR में खर्च करना है, पर अगर मान लेते हैं कोई नियम ना हो कि कितना राशि खर्च करना है, तो हो सकता है कोई A कंपनी है वो कहेगा हम 0.5% ही करेंगे, कोई B कंपनी है वो कहेगा हम 0.2% करेंगे। तो अगर नियम नहीं है तो फिर तो हो गया, वो तो सामाजिक कल्याण अलग ही रह गया। कोई 0.2 कोई 0.5 ऐसे करेगा, कोई भी ज़्यादा करेगा ही नहीं। तो ये तो कॉमन सेंस से इसे हम गलत कर सकते हैं कि नियम तो बिल्कुल होगा। तभी तो नियम के अनुसार हर कोई के लिए समानता भी आएगा कि भाई 3% फिक्स कर दिया तो आपको 3% ही खर्च करना है, 2% कर दिया तो 2% ही खर्च करनी है। ठीक, बाकी हम देखते हैं अभी CSR क्या है। तो CSR वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत बड़ी कंपनियों को अपने मुनाफे का एक हिस्सा समाज के कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए खर्च करना अनिवार्य होता है। ठीक, अनिवार्य होता है। यानी कंपनियां सिर्फ मुनाफा ना कमाए बल्कि समाज के लिए भी योगदान दे, यही CSR है। यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, जिसे कहते हैं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। उदाहरण से बात करें तो अगर किसी कंपनी का लाभ बहुत ज़्यादा है तो वह स्कूल बनवाए, अस्पताल में उपकरण दे, कुछ वो बोर्ड लगवाए, फिर गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाए, वृक्षारोपण करवाए, ग्रामीण जलापूर्ति करे, यानी सामाजिक कल्याण से रिलेटेड कोई भी कार्य वो करे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि CSR जो है किन कंपनियों पर लागू होता है। ठीक, तो ध्यान दें, निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करे। यानी कंपनी पर CSR तब लागू होगा जब अगर कोई एक शर्त पूरी करे। वो शर्त क्या है? पहली बात, शुद्ध संपत्ति यानी उसकी नेट जो एसेट है वो कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़ या उससे अधिक होनी चाहिए। टर्नओवर की बात करें, यानी जैसे अगर साल में कितना वो कमाया, कितना उसका प्रॉफिट आया, तो 1000 करोड़ या अधिक होनी चाहिए। यानी साल में 1000 करोड़ का उसका इनकम होना चाहिए, टर्नओवर 1000 करोड़ या अधिक। शुद्ध लाभ कितना होना चाहिए? 5 करोड़ या अधिक। यानी जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कमा रहा है, अब ये टर्नओवर है कि टोटल बिजनेस किया है, तो साल भर में कितने का बिजनेस किया वो, तो मान लेते हैं 1000 करोड़ का, पर उसको प्रॉफिट कितना? तो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, तो फिर मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान दें कि शुद्ध संपत्ति, नेट एसेट कितनी होनी चाहिए? तो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा। उसकी बिजनेस कितनी होनी चाहिए? तो साल का जो है टर्नओवर वो 1000 करोड़ या अधिक होनी चाहिए। शुद्ध लाभ की बात करें तो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। CSR में कितना खर्च करना अनिवार्य है? तो पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2%। यानी कितना खर्च करेगा? तो पिछले लगातार 3 वर्षों के जो है औसत जो शुद्ध लाभ हुआ उसका 2%। यानी मान लेते हैं पिछले 3 सालों में उसको जो है 5 करोड़ यानी 50 करोड़ उसको लाभ हुआ, तो 50 करोड़ का वो 2% खर्च करेगा CSR पे। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये ध्यान रखें कि पिछले 3 वर्षों के जो है औसत शुद्ध लाभ का जो है वो 2% खर्च करेगा CSR पे। CSR समिति बात करें तो CSR लागू कंपनियों को बनानी होती है। CSR समिति 3 सदस्यीय होती है, एक स्वतंत्र निर्देशक अनिवार्य है। ठीक, कोई स्वतंत्र निर्देशक कहने का मतलब कंपनी का नहीं होना चाहिए। इनका काम क्या है? तो CSR नीति बनाना और खर्च की निगरानी करना। तो CSR कमेटी बनाई जाती है, इसमें 3 सदस्य समिति और एक स्वतंत्र निदेशक अनिवार्य है। स्वतंत्र निदेशक मतलब कंपनी का नहीं होने चाहिए। CSR खर्च नहीं होगा तो क्या करे? अब कोई कंपनी CSR खर्च नहीं करती है तो क्या करे? तो 2021 में संशोधन हुआ जिसके अनुसार जो है अनस्पेंट CSR यानी चल रही परियोजना, तो उस राशि को जो है 30 दिन के अंदर अनस्पेंट CSR अकाउंट में स्थानांतरित करना होगा। 3 वर्षों में खर्च करना अनिवार्य है। नॉन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट यानी राशि को 6 महीने के भीतर PM केयर्स या अन्य निर्दिष्ट कोष में जमा करना होगा। ये PM केयर्स फंड क्या होता है? तो PM केयर्स फंड होता है PM द्वारा स्थापित किया गया होता है, जिसमें वो कोई दान देता है, कोई भी जो बड़े बड़े अमीर, वो हाई इंडिविजुअल नेटवर्थ वाले व्यक्ति होते हैं वो, और इस PM केयर्स फंड का जो है इस्तेमाल वही सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। तो कह रहा है कि अगर आप खर्च नहीं करते हो तो आपको PM केयर्स या अन्य निर्दिष्ट कोष में जमा करना होगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये था कि CSR नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारी को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही है। CSR नियम CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करते, ये गलत है। तो 2 गलत है, तो हमारा केवल एक ए सही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है तो US ट्रेजरी बॉन्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावे का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। USA सरकार का ऋण जो है कोई मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है।
इस तरीके का क्वेश्चन को ये पढ़े और डायरेक्ट सीधे चले जाए इंग्लिश पढ़ने के लिए, डायरेक्ट सीधे मूव कर जाए इंग्लिश पढ़ने के लिए, क्योंकि बिना इंग्लिश पढ़े इस क्वेश्चन को समझ पाना थोड़ी कठिन हो जाएगी। अब इसकी एक्सप्लेन करते हैं कि ये मान लेते हैं यूएसए है, ठीक, और ये कोई व्यक्ति है, यूएसए का पीपल है, ठीक। तो कह रहा है कि यूएसए अपने ऋण पर चूक करता है। अब मान लेते हैं यूएसए ने इसे क्या किया, टी बिल दिया, ट्रेजरी बिल, और ये इसे क्या दिया, ऋण दिया, लोन। तो फिर कह रहा है कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड धारक, यानी ये हो गया यूएस का लोग जो है ट्रेजरी बॉन्ड धारक हो गया, भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं करता। अगर ये कह रहा है कि बाद में यूएसए का गवर्नमेंट अगर लोन नहीं चुका पाए, कुछ ऐसा देश में क्राइसिस हो गया, अगर वो लोन इसको नहीं रिपे कर पा रहा है, नहीं पुनः चुका पा रहा है, तो ये ट्रेजरी बिल दावा नहीं कर सकता, कहीं कोर्ट में नहीं जा सकता या कहीं भी दावा नहीं कर सकता कि आप मेरा लोन चुकाओ। क्यों, अभी उस पर बात कर। अगर भारत सरकार अगर ट्रेजरी बिल देती है तो ये एक मान लेते हैं ट्रेजरी बिल है, एक डॉक्यूमेंट है, तो इस पर लिखा हुआ रहता है कि अगर भारत सरकार वो लोन पेमेंट नहीं करेगा तो वो कोर्ट में चला जाएगा या कहीं चला जाएगा, उसका दावा कर सकता है। पर यूएस में क्या है, ये लिखा रहता है कि आप सरकार के विश्वास पे ले रहे हो, मतलब यहाँ कोई दावा नहीं होगा। अगर सरकार चूक भी कर जाती है, नहीं पेमेंट करती है, तो आप दावा नहीं कर सकते कि हाँ मेरा पेमेंट करो। आपके पास चाहे वो बॉन्ड हो या नहीं हो, चाहे वो ट्रेजरी बिल का बॉन्ड हो या ट्रेजरी बिल का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो या नहीं हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब आपके पास अगर ये एग्रीमेंट रहते हुए भी यदि सरकार कुछ ऐसा देश में आर्थिक वो तंगी हो जाती है तो लोन नहीं चुका पाता है, तो आप दावा नहीं कर सकते, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि यूएसए सरकार का ऋण जो है कोई मूर्त परिसंपत्ति द्वारा समर्थित नहीं है। यानी मान लेते हैं जो यूएसए सरकार का जो ऋण है, टी बिल ही है, ये ट्रेजरी बिल जो ऋण लेने का एक माध्यम है, तो किसी मूर्त परिसंपत्ति द्वारा समर्थित नहीं है, बिल्कुल समर्थित नहीं है, क्योंकि ये विश्वास पर आधारित है। ये बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है, ये किसी भी एग्रीमेंट या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है। कहने का मतलब अगर ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप कोर्ट वगैरह में केस वेस नहीं कर सकते या दावा नहीं कर सकते। बाकी इसके बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर अमेरिका अपनी उधारी चुकाने में असफल हो जाता है, यानी जिन लोगों से वो उधार लिया उसको नहीं चुका पाया, तो जिन लोगों के पास अमेरिकी सरकार के बॉन्ड जैसे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड है, वो अपना पैसा वापस पाने के लिए कानूनी या वित्तीय अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया, क्योंकि ट्रेजरी बिल जो है वो विश्वास पर आधारित होती है। यानी अमेरिका ने लोगों से पैसा उधार लिया है, बदले में ट्रेजरी बॉन्ड जारी किया, ये यूएसए का गवर्नमेंट और ये यूएसए पीपल इसको टी बिल दिया और इसने इसे लोन दिया, ठीक। अगर वह पैसा चुकाने में चूक गया तो बॉन्ड धारक अपना पैसा वसूल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर एकदम सिंपल एग्जांपल से बात करें तो मान लेते हैं कि तुमने किसी दोस्त को 10,000 उधार दिए और उसने कह दिया कि मैं 1 साल बाद लौटा दूंगा। अब अगर वह पैसा लौटाने से मना कर दे 1 साल बाद, तो तुम्हारा दावा बेकार हो गया। अब तुम क्लेम नहीं कर सकते कि भाई मुझे दो ही, क्योंकि तुमने विश्वास पे दिया था, कोई एग्रीमेंट नहीं काम करेगा वहाँ, ठीक। यही स्थिति अमेरिका के चूक करने पर होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में आए कीवर्ड की बात करें तो डिफ़ॉल्ट ऑन डेब्ट, यानी ऋण पर चूक की बात करें तो जब कोई देश या सरकार समय पर ब्याज या मूलधन नहीं चुकाए तो डिफ़ॉल्ट ऑन डेट कहा जाता है। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की बात करें तो अमेरिकी सरकार द्वारा जारी सुरक्षित ऋण पत्र जिसके बदले निवेशक पैसा देते हैं। बॉन्ड होल्डर्स यानी धारक तो आप समझ गए, जो पैसा देते हैं, जो निवेश करते हैं, जो बॉन्ड खरीदे हैं। दावा बात करें तो पैसा वापस पाने का कानूनी अधिकार, ठीक। अब हम बात करते हैं कि वहाँ दावे क्यों नहीं कर सकते। तो अमेरिका जब पैसा उधार लेता है जैसे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जारी करके, तो वह इसके बदले कोई सोना, जमीन या अन्य ठोस संपत्ति गिरवी नहीं रखता। निवेशक उसे पैसा केवल इसीलिए देते हैं क्योंकि उन्हें अमेरिकी सरकार पर भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है। यानी अमेरिका कहता है मैं तुम्हें बाद में पैसा लौटा दूंगा, लोग मान लेते हैं क्योंकि उसकी आर्थिक शक्ति मजबूत है, उसकी सरकार स्थिर है, उसका रिकॉर्ड विश्वसनीय है। तो अब इसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे ट्रेजरी बिल को सपोर्ट करने के लिए वो कोई मूर्त संपत्ति नहीं देता। अब जैसे मूर्त संपत्ति में क्या हो गया, वही तो जिसे छुआ जा सके, जो हमने अभी पहले पढ़ा, जैसे सोना, जमीन, भवन, कुछ इस तरीके का वो सरकार नहीं देता। अगर सरकार के ऋण का बात करें तो सरकार द्वारा जारी बॉन्ड हो गया, ट्रेजरी बिल, डिवेंचर हो गया, विश्वास द्वारा समर्थित होता है। यानी इसे क्या कहा जाता है, फुल फेथ एंड क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार की प्रतिष्ठा ही गारंटी है। तो हमने समझ लिया कि इसका क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड धारकों के बॉन्डों के धारक जो है भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो विश्वास
केवल सरकार के विश्वास से समर्थित होती है, कोई मूर्त परिसंपत्ति द्वारा समर्थित नहीं होते, जैसे गोल्ड हो गया या ज़मीन चांदी, ये सब कुछ नहीं होता। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, और दूसरा पहले की व्याख्या करता है। ठीक, 52 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले ये कर ले कि यूपीएससी ने इसे रिमूव कर दिया इस क्वेश्चन को 2024 में, यानी हम बात करें तो 2024 में यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन रिमूव किए, एक पहले ही पीछे है और एक 52 नंबर, और एक और आगे क्वेश्चन आएगी जो यूपीएससी ने 2024 में रिमूव कर दिए। फिर मैं कह रहा हूँ इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो तो एक बार इंग्लिश देख ले ज़रूर, क्योंकि इंग्लिश देखने से, अब जैसे सामूहिक उधार, ठीक है, बहु उधारदाताओं के मध्य, सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य जो है उधारकर्ता के चूक का जोखिम बढ़ाता है। सामूहिक उधार का मतलब इंग्लिश में होता है सिंडिकेट लेंडिंग। ठीक, SL सिंडिकेट लेंडिंग जो है, यानी सामूहिक उधार कह रहा है कि अगर 4, 5, 6 ऐसे कुछ लोग मिल करके उधार लेते हैं, तो अगर इसमें से कोई चूक कर जाता है तो जोखिम जो है वो फैल जाता है। तो ये मुझे लगता है ऐसा जैसे एनालिसिस कह रहा है कि ये जो है ये यहाँ प्रॉब्लम होती है कि ये बढ़ाता नहीं है, यानी सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक का जोखिम बढ़ाता है, बढ़ाता नहीं फैलाता है। ठीक, यही में कन्फ्यूजन है, क्योंकि बढ़ाने का मतलब अब जोखिम बढ़ता थोड़ी ना है, वो तो जोखिम कम जाएगा, क्योंकि अब 4-5 लोगों के बीच में जोखिम बढ़ गया तो जोखिम कम गया, तो जोखिम बढ़ाता नहीं कम करता है, तो इससे हो सकता है जोखिम फैला देता है। अब इसको समझते हैं कैसे। मान लेते हैं कि आपने 4-5 लोगों ने मिलकर के लोन लिया, ठीक है, आपने 6 लोग मिलकर के लोन लिया और कोई एक लोन लिया, कोई एक व्यक्ति लोन लिया, तो उसने अगर नहीं चुकाया तो सारा भार तो उसी पे रहेगा। और अगर मान लेते हैं या उसने 2 व्यक्ति है, तो अगर एक ने नहीं चुकाया तो उसका दूसरा भार दूसरे पे रहेगा, टोटल भार। आप 6 व्यक्ति हो, आप में से आपका 6 का ग्रुप है, एक व्यक्ति मान लेते हैं कि ये नहीं चुकाया, तो अब इसका जो है अगर सभी मिलकर के चुकाए तो इस पर बहुत कम पड़ेगा। मान लेते हैं कि इसने अगर 6 रुपये चुकाना था, 5 रुपये, तो अगर इसने नहीं चुकाया तो इस पे अकेले 5 रुपये पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो एक ये देगा, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो यही कह रहा है कि सामूहिक उधार जो है बहु उधारदाताओं के मध्य, जो बहुत सारे उधार लेने वाले हैं उनके मध्य जो है उधारकर्ता के चूक, यानी कोई अगर एक उधारकर्ता चूक कर गया तो उसका जोखिम बढ़ा देता है, जोखिम कम कर देता है। इसका एक और तरीका है समझने का कि अब एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा ये हो गया कि मान लेते हैं कि आपने 6 लोग मिल करके किसी एक को ऋण दिया। ठीक, अब उसको मान लेते हैं आपने 6 लोगों ने मिल करके 6 रुपये ऋण दिया। अगर बाई चांस ये चूक कर गया, यानी अगर नहीं चुकता करता है, तो अगर कोई एक व्यक्ति दिया रहता तो उसको 6 रुपये का नुकसान होता। लेकिन अगर आप 6 लोगों ने मिल करके अगर ये दिया तो एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो इससे क्या हो गया कि उधारकर्ता के जो है चूक का जोखिम कम हो गया, कि भाई ये जो जितने भी उधार दिए थे उसको जोखिम कम हुआ। क्यों? क्योंकि ये सब थोड़े थोड़े मिल करके दिए थे वो। तो 2 तरीक़ों से इसे समझ सकते हैं। ठीक, अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सामूहिक ऋण जो है एक नियत राशि या एक मुश्त निधि हो सकती है, किंतु ऋण व्यवस्था नहीं हो सकती। तो अब देखते हैं कि ये एक नियत राशि क्या होता है या एक मुश्त निधि, और ऋण व्यवस्था यानी क्रेडिट लाइन क्या होती है। ठीक, तो सामूहिक उधार की बात करें तो सामूहिक उधार वह व्यवस्था है जिसमें लोगों का एक समूह मिलकर ऋण लेता है और उसकी सामूहिक रूप से जिम्मेदारी भी निभाता है। ठीक, अब जैसे कुछ लोग मिलकर पैसा उधार लेते हैं, अगर कोई एक नहीं चुका पाए तो बाकी सब सदस्य उसकी भरपाई करते हैं, यानी एक के लिए सभी के लिए एक ऐसे समूह पे वो काम करता है। ठीक, अगर इसमें इसका एग्जांपल देखें तो जैसे स्वयं सहायता समूह हमने पिछले डिस्कस कर चुका है पीछे, सूक्ष्म वित्त संस्थान, ग्रामीण बैंकिंग मॉडल, नाबार्ड परियोजनाएं, महिला समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण में। ठीक, अब ऋण व्यवस्था, वही क्रेडिट लाइन की बात करें तो क्रेडिट लाइन वह व्यवस्था है जिसमें बैंक या वित्तीय संस्था किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार को एक निश्चित सीमा तक बार बार ऋण लेने की अनुमति देता है। मान लेते हैं कि आप गए किसी बैंक से 50,000 की लोन ले रहे हैं, ठीक, 50 के, तो वो कह दिया कि आप 50,000 एक बार में ना लेकर के आप आओ, पहले 10 ले लो, फिर उसके बाद फिर 10 ले लो, फिर उसके बाद फिर 10 ले लो, तो ऐसे ऐसे करके आप 5 बार ले लो। तो क्रेडिट लाइन तो ये हो गया कि ये एक क्रेडिट लाइन हो गया 50,000। अब कह रहा है कि आप बार बार आकर के थोड़े 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 करके ये क्रेडिट लाइन तक पहुंच जाओ, यानी 50,000 तक ले सकते हो धीरे धीरे करके। तो इसको और सिंपल में समझे तो तुम ज़रूरत के अनुसार इस तय सीमा तक जब चाहो तब पैसा ले सकते हो, जितना उपयोग करोगे उसी पर ब्याज लगेगा। ठीक, अब ये 50 के हम मान लेते हैं, इसमें से अगर आपने 10 के लोन लिया, उसने आपके लिए फिक्स कर दिया क्रेडिट लाइन 50 के, पर आपने 10,000 लोन लिया, उसका यूज किया, तो आपको 10,000 पे ही ब्याज लगेगा, 50,000 पे नहीं लगेगा। फिर बाद में 10,000 लिया तो फिर ब्याज लगेगा, अभी भी 30,000 पे नहीं लगेगा, यानी आपका 20,000 पे ही लगेगा। अगर इतने पे ही छोड़ दिया तो ठीक है, और आगे लिया तो और लगेगा। अगर आप एक ही बार में 50 के ले लेते 50,000
तो टोटल 50,000 रुपये ब्याज लगता। तो यही कॉन्सेप्ट है ऋण व्यवस्था या क्रेडिट लाइन। देखें तो इसे एग्जाम्पल से समझे तो ATM कार्ड की तरह सोचते हैं, ठीक, कि बैंक ने हमें क्या किया, तुम्हें 5 लाख रुपए की क्रेडिट लाइन दी जाती है। अब 50,000 मान लेते हैं कि तुम 50,000 भी निकाल सकते हो, 2 लाख भी या पूरा 5 लाख भी, और ब्याज सिर्फ उतनी रकम पर लगेगा जितनी तुमने उपयोग की। और एक मुश्त राशि क्या होता है, यानी सामूहिक ऋण की बात करें तो 5 दोस्त मिलकर बोले कि हमें सब मिलकर के 50,000 उधार लेंगे, तो बैंक ने पूरा पैसा एक ही बार दे दिया। क्रेडिट लाइन कहा कि आप बार बार आकर के थोड़े थोड़े ले जाओ, पर एक मुश्त में कि आपको एक बार में ही पूरा पैसा वो दे दिया, ठीक। तो ये होती है सिंडिकेट लेंडिंग। ये हो गया। तो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि सिंडिकेट लेंडिंग समझ गए। फिर ये बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक कैसे जोखिम बढ़ाता है वो समझ गए। फिर इसमें एक नियत राशि एक मुश्त राशि समझ गए कि आप एक ही बार में जाकर के ले लो या ऋण व्यवस्था के धीरे 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 जाकर के लो, तो वो है। बाकी इसका ये UPSC ने इसे रिमूव कर दिया था, तो इसकी आंसर की कोई वो नहीं है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं 52 नंबर तक। फिर नेक्स्ट हम 53 नंबर से नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी यहाँ तक बने रहे, देखें अंत तक। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।